तो हेलो बच्चों, वापस आ गए हम लोग हमारे चैनल प्राइम एकेडमी दिल्ली के ऊपर। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने जो रिवीजन किया था फंडामेंटल्स चैप्टर का, तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने उसको आराम से बढ़िया से रिवाइज किया होगा। तो हमने कुछ चीजें रिवाइज की थी, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद बेटा आज उसके आगे चलेंगे हम लोग। हमने सबसे पहले रिवाइज किया था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। उसमें कुछ एमसीक्यूज अपने डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उस डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं, डीड ओरल या रिटन दोनों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों की अगर पार्टनर्स में डीड नहीं है तो हम क्या क्या क्लॉजेस फॉलो कर सकते हैं। राइट बच्चों। और हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था एमसीक्यू की, किस तरह का एमसीक्यू पेपर में आता है। तो आज अब हम इसके आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं था बट आपने रिवाइज जरूर किया होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप का, तो उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। तो नाउ आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे टॉपिक डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक का मतलब क्या है भाई। आपको याद होगा 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनाते थे। और आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करते थे आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो बच्चों वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो है टॉपिक आपका डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट को कैसे बांटना है। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन उसको समझने से पहले बेटा ये डिफरेंस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 मार्कर्स में भी आ सकता है, असर्शन और रीजनिंग में भी आ सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ध्यान से सुनना और समझना बेटा। डिफरेंस है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिफरेंस को समझते हैं। अगर मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझा दूं तो आपको ये फटाफट से समझ में आ जाएगा, टेक्निकल लैंग्वेज को बाद में समझें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब शायद आपको रिकॉल हो रहा होगा कि यार हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहां आता था बेटा, पीएनएल के डेबिट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जिनका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो वही मैंने लिखा है टेक्निकल लैंग्वेज में, इट इज एन एक्सपेंस विच इज इंकर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। फिर आगे क्या लिखा है, अब एग्जाम्पल कोई पूछेगा भाई एग्जाम्पल दे दे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का, तो बहुत ईजी है भाई। रेंट, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। देखो ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और उसका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही मैंने एग्जांपल दिए। और ये सारे कहां आते हैं, दे अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट। ये तो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है। नॉर्मली बच्चों एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, डिवाइड करना। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमने पीएनएल अकाउंट से निकाला, वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन और डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। अब एक बच्चे ने बोला भाई सर ये एप्रोप्रिएशन मतलब नेट प्रॉफिट को बांटना मतलब, क्लियर करता हूं मैं आपको, बात को ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने एक पीएनएल अकाउंट बनाया, याद तो होगा ना बेटा पीएनएल अकाउंट कैसे बनाया था हमने 11th में। यहां पर हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट डाला, क्रेडिट साइड पे हम कुछ ऐसे इनकम्स डालते हैं जो आपने बिजनेस के अलावा कमाई, जैसे रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है,
और आपका डिविडेंड रिसीव्ड, इसको हम 20,000 कर लेते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं बच्चों। फिर डेबिट साइड पे हम क्या डालेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर्स कमीशन और आपका सैलरी, इतना। अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। तो अब जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहां का टोटल आया 1 लाख, उसमें से 20, 40, 50 और 60 माइनस करा तो ये 40,000 मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये हो गए मेरे सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब बच्चे ने कहा सर ये तो समझ में आ गया, ये एप्रोप्रिएशन वर्ड का तो मतलब बताओ। अभी बताते हैं भाई, रुको। आपका नेट प्रॉफिट आया 40,000, तो मैंने एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या बोला था, द डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजन ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज अर्न्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक बच्चे ने बोला सर बहुत आसान है, अब आप क्या करोगे, जो नेट प्रॉफिट आया उसको आप और आपका पार्टनर बांट लो, चिंटू और बिट्टू आपस में बांट लेंगे, रेशियो में वो हो गया एप्रोप्रिएशन। नहीं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि इस नेट प्रॉफिट में से मैं सबसे पहले चिंटू और मिंटू का जो कैपिटल्स उन्होंने कंट्रीब्यूट की उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलेगा, पहले वो भी दे सकता हूं। जैसे मान लो कि मैंने इसमें से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को मिलाकर। फिर बच्चे ने कहा ठीक है सर, होगी बात। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटू को डिसाइड किया होगा भाई तुझे सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए की, तो इसका मतलब सैलरी भी मिल सकती है। किसकी सैलरी है, पार्टनर की, मान लो वो भी 10,000 रुपए हो गया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करें या कमीशन दे दे पार्टनर को, तो भाई कमीशन भी ले लो, किसकी, पार्टनर की, मान लो वो भी 5,000 रुपए हो गया। फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फर्म ने कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करने का डिसाइड किया। याद करो 11th में रिजर्व द प्रोविजन पढ़ा था बच्चों आपने, तो हमने कुछ पैसा रिजर्व में भी डाल दिया। अब फाइनली भाई 40 में से 5 यहां गया, 10 यहां गया, 15, 5 यहां गया 20 और 10 यहां गया 30। फाइनल प्रॉफिट आपका जो बचा वो बचा 10। इसे अपना चिंटू और बिंटू अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो बच्चों दिस ऑल इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब कि हमने यानी चिंटू और बिंटू ने अपने नेट प्रॉफिट्स को कैसे बांटा, उसमें से कुछ पार्टनर्स को आईओसी दिया, कुछ पार्टनर को सैलरी दी। तो एक बच्चे ने कहा सर सैलरी तो वहां भी डाल दी थी आपने, वो सैलरी एम्प्लॉयज की थी, ये सैलरी पार्टनर की है। फिर आपने चिंटू और बिंटू में से किसी को कमीशन भी दी थी, दोनों ने डिसाइड करा भाई कुछ पैसा रिजर्व में डाल दो, आपने रिजर्व में भी डाल दिया, और जो बचा वो चिंटू और बिंटू ने बांट लिया। तो दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और वही बच्चों मैंने यहां डिफरेंस पे लिखा है, it is the distribution of the net profit or net loss of the firm after all charges। charges का मतलब बच्चों ये IOC, salary of the partner, commission of the partner and reserves। तो मैंने आपको क्या बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है कि जो खर्चे आपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए किए कहां आते हैं, पीएनएल के डेबिट में, जिनका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, कुछ भी बोल सकते हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपने पीएनएल से निकाला वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब उसमें से पार्टनर्स को आईओसी दिया, वर्ड ध्यान रखना, पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, रिजर्व में ट्रांसफर करा और जो बचा वो बांट लिया।
दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये देखो लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन आर आईओसी, सैलरी ऑफ द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सब ऑल दे ऑल आर एप्रोप्रिएशंस। और ये सब कहां आते हैं? डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आते हैं डेबिट साइड ऑफ पीएनएल और ये आते हैं डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे ख्याल से बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये समझना बेटा बहुत जरूरी है। डायरेक्टली अगर आप फॉर्मेट पे जाओगे ना, वो तो याद करना है फटाफट कि डेबिट में ये आता है, क्रेडिट में ये आता है, डाला और सोल्व करिए। बट अकाउंट्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड कंसेप्ट। भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, वो जरूरी है, क्योंकि आपको सीयूटी देना है, तो सीयूटी में आपके लॉजिक्स और कंसेप्ट्स काम आएंगे, यही तो सब काम आना है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यानी ये जो एग्जांपल्स थे, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आने चाहिए, वो पीएनएल में आकर खत्म हो जाते हैं। यहां से यहां सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं, बहुत इजी है। अगर ये क्लियर होगा तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहला काम, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पीएनएल अकाउंट बनाना नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों। तो जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर आपको गिवन है, इफ इट इज नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट में डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट डाल देना। अच्छा एक और चीज, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, ट्राई टू अवॉइड। अपने को ऊपर पूरा लिखना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, पूरा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट करके यहां डाल देना। अगर नेट लॉस होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस यहां पे डाल देना। उसके बाद अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला आपको कि सारे के सारे एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट को बांटना होता है वो इसके डेबिट में डाल दो। कौन कौन सा? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया, सैलरी अगर पार्टनर्स को दे रहे हो, कमीशन अगर पार्टनर्स को दे रहे हो, ट्रांसफर टू रिजर्व में पैसा किया है, ठीक है, और फर्म को पार्टनर्स से सिर्फ एक इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो क्रेडिट में डाल दो। देखो मैंने क्या बोला था ना कि नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटते हैं, वही तो कर रहे हैं कि भाई इस नेट प्रॉफिट में से आईओसी देना था, अगर वो दे दिया, सैलरी देनी है पार्टनर्स को तो वो दे दी, कमीशन देना है वो दे दिया, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है वो दे दिया। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, वही मैंने यहां पर लिखा है। आईओडी फर्म की इनकम है तो ऑब्वियसली वहां आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारा रूल होता है। रेस्ट इसको बैलेंस करो, ये टोटल ज्यादा तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये वो प्रॉफिट होता है जो फाइनली सारे एप्रोप्रिएशंस को माइनस करने के बाद चिंटू और बिंटू ने बांटा था। ये देखो 10,000, 40,000 में से ये और ये माइनस करने के बाद जो फाइनल 10,000 का प्रॉफिट आया जो चिंटू और बिंटू ने बांटा, वो था डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो वो ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो अपन लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे और रेशियो में बांट देंगे। ये ज्यादा तो लॉस, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट बच्चों, तो ये फॉर्मेट था हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब बहुत बढ़िया चीज आपको समझाऊंगा जो आपके एमसीक्यूज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सीयूटी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। जर्नली टीचर्स बताते नहीं है, मैं आपको चीज समझाता हूं। जब आप इस फॉर्मेट को बना रहे होंगे ना, तो नॉर्मली सबसे पहले प्रॉब्लम बच्चों को कहां पर आती है? देखो ये सारी चीजें तो बहुत आसान है, सीधा सीधा गिवन होते हैं। आईओसी का रेट गिवन होता है, सैलरी गिवन होती है, कमीशन भी नॉर्मली गिवन होती है, ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट भी आपको सीधा सीधा निकालने को आ सकता है। फंसता कहां है बच्चा? सबसे पहले यहां पर कि सर ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? तो मैंने आपको क्या बोला था, नेट प्रॉफिट अपन पीएनएल अकाउंट से बनाकर निकालते हैं। इधर के टोटल में से ये माइनस करा, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया, इसको उठाकर हम यहां पर टॉप पे डालेंगे, सबसे ऊपर पे। बट अपने को तो पीएनएल बनाना नहीं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा, इट शुड बी आफ्टर ऑल द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आफ्टर ऑल द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है बच्चों कि ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा
वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। तो बच्चों ने बोला सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, तो सबको पता है कि आफ्टर चार्ज के बाद ही होता है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिस्कस। तो ये मैंने बोर्ड पे चार कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, बुक पे नहीं है, खुद बनाए हैं। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए नेट प्रॉफिट के बारे में। आप देख रहे हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा आएगा। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, उससे आपका फॉर्मेट और क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करेंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप मेरे साथ साथ। पहला क्वेश्चन कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इज 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू पार्टनर ए इज 50,000। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आपको यह बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कितना नेट प्रॉफिट उठाकर मैं यहां पर डालूंगा। तो बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत ही सिंपल, इसमें है क्या, पढ़ेंगे और डाल देंगे उठाकर। तो भाई मैंने क्या बोला कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है लैंग्वेज। अब एक बच्चे ने फटाफट बोला सर आंसर। मैं बताऊं सर? मैंने बता भाई, मैंने सर 4.5 लाख रुपए आएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो मैंने बोला अच्छा क्यों आएगा भाई? तो उसने कहा सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना सर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। तो आपने कहा था कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद आएगा। तो मैंने कर दिया ना सर। लो 5 लाख में से 50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन ए को जो दिया था फर्म ने वो माइनस कर दिया, 4.5 लाख आंसर आ गया। भाई करेक्ट आंसर इज 5 लाख। होगी ना गलती? ठीक है जी, गलती होगी कैसे? अब इसका जवाब सुन लो भाई, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को। लिखा क्या है? नेट प्रॉफिट। तो भाई नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी सारे चार्ज को माइनस करने के बाद आता है। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए वो दे दिया था। बच्चों को लगा अरे यार सबने कहा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स तो माइनस होने चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है तो माइनस कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 15 मिनट जो आपको एग्जाम में मिलते हैं वो पढ़ने के मिलते हैं और ऐसी गलतियां होती है छोटी छोटी। तो वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट था, मतलब ये 50,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका था, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए माइनस नहीं करा है। करेक्ट आंसर 5 लाख है मेरे ख्याल से। सॉरी ऊपर वाला बेटा, आई एम वेरी सॉरी, ऊपर वाला ऑप्शन था ना हमारा तो क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर 5 लाख है। ठीक है जी, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आते। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों नेट प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इज 5 लाख। आगे पढ़ लो। बिफोर चार्जिंग रेंट, जरा हैंडराइटिंग खतरनाक से लिखिए, कोई बात नहीं ठीक कर देता हूं, शायद हो सकता बच्चों को समझ में ना आए। बिफोर चार्जिंग रेंट ऑफ ₹20,000 पेड टू ए पार्टनर। तो भैया क्वेश्चन ये कहता है नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीस का है बिफोर चार्जिंग रेंट ऑफ 20,000 पेड टू अ पार्टनर ए। अगेन रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ए ने अपनी कोई प्रीमाइसेस फर्म को किराए पे दी होगी, तो फर्म ने उसको हर महीने 20,000 रुपए का या साल का 20,000 रुपए का रेंट फिक्स कर दिया और रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, पीएनएल में आता है। अब इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो एक बच्चे ने बोला सर मैं बताऊंगा। बोल भाई, मतलब बिना सोचे समझे सर 5 लाख। इसका भी आंसर 5 लाख है। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला सर फिर से देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट। तो भाई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आगे भी तो पढ़ो क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट तो है लेकिन रेंट माइनस नहीं हो रखा है, बाकी के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स माइनस हो रखे होंगे, जैसे सैलरी एम्प्लॉय की, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, वो माइनस हो रखा होगा, लेकिन रेंट माइनस नहीं हो रखा है क्योंकि क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग। सो करेक्ट आंसर इज 4,80,000। क्योंकि मुझे तो नेट प्रॉफिट डालना है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर 480 आएगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लियर हो रही है? वेरी गुड। तो मैंने आपको कहा था ना ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, और एमसीक्यूज कहीं आसमान से टूट कर नहीं आते, ऐसे ही बनते हैं एमसीक्यूज। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एमसीक्यूज के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है। अपने लॉजिक्स और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, एमसीक्यू अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्लियर बच्चों? वेरी गुड।
ऐसे एक और केस बनाया मैंने, अभी आप देखना आपको ये सारे केसेस फुलफिल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, नहीं करें तो मुझे बोलना। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025 इज ₹5 lakh. Interest on loan of ₹50,000 and a rent of 20,000 was paid to partner A. अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5 लाख का प्रॉफिट है, फर्म ने ए को 20,000 रुपए का रेंट दिया है और 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, और दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। अब एक बच्चे ने फटाफट हाथ खड़ा कर दिया, सर मैं बताऊं। मैंने कहा बोल भाई, अब जल्दी में मत बताना भाई। बोलेगा नहीं सर अब तो मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। बोल भाई। सर 4,30,000 रुपए करेक्ट आंसर है। मैंने कहा सोच ले, अपन कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं ना, लॉक कर दूं। उन्होंने बोला सर आप लॉक कर दो, 100% शोरूम है, मैं पैसे जीतूंगा, 4,30,000 है। मैं वेरी गुड, करेक्ट आंसर 4,30,000, जीत गया भाई वो पैसे। अब कैसे, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि सर ऊपर सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, नेट नहीं लिखा, पहली बात। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात सर, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट है, मतलब कि जो प्रॉफिट दे रखा है ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के बाद है, ऐसा भी नहीं लिखा। और बिफोर भी नहीं लिखा जैसे यहां लिखा था। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस है। बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 5 लाख में से 70,000 माइनस करा, 70,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने नेट प्रॉफिट 430 आ गया ना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बताया। अब समझ में आ रहा है ना लॉजिक कंसेप्ट? अब लग रहा है हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं था हमारे को। फोर्थ केस, लास्ट, सिर्फ लास्ट, कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज ₹5 लाख। अब ध्यान से पढ़ना, बिफोर चार्जिंग रेंट ऑफ 50 बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 20। अब घुमा दिया मैंने क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट भी लिखा है, बिफोर चार्जिंग रेंट है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। फिर उसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर अब मैं दोबारा बता दूं। मैंने कहा बता दे भाई दोबारा, कोई बात नहीं, दोबारा बता दे। तो कह रहे सर आंसर अब इसका पक्का है सर 4,50,000। मैंने कहा सोच ले, 430 भी हो सकता है। नहीं सर 100% 450, आप लॉक कर दो। लॉक कर दिया, करेक्ट आंसर 450 को लॉक कर दिया। ठीक है जी, अब बताओ तुम क्यों। उसने बोला सर मैं बताऊं। बोल भाई। उसने बोला सर नेट प्रॉफिट तो है लेकिन बिफोर चार्जिंग रेंट है, मतलब रेंट माइनस नहीं हो रखा था सर, तो इसलिए मैंने 5 लाख में से 50,000 तो माइनस कर दिया, 450 आ गया। लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो रखा था सर, वो मैंने माइनस करा नहीं, तो करेक्ट आंसर इज 450। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा ऐसे 3-4 केसेस हैं जो आपको नेट प्रॉफिट में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को यही चीज समझाता हूं कि जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड पे डालोगे क्या वो नेट प्रॉफिट है। तो ये चारों केसेस लगा लेना एज पर द क्वेश्चन और चेक कर लेना। 1 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा तो काम होता नहीं है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के नाम पे आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलेगी। मोस्टली यूज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर्स कमीशन या रेंट, इसके अलावा और वो सैलरी एडवर्टाइजिंग वगैरह वो सब नहीं होता है। तो बहुत ईजी, एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखो मैंने स्टार्स बना रखे हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। इस पे आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना जो मैंने बोर्ड पे लिखा। अब वो बोर्ड पे लिखा क्या है बच्चों, पढ़ देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ करा, पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ करा वो गिवन है, उसको कितना आईओडी का रेट देना है वो गिवन है, बट ये गिवन नहीं है कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ करा है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा है। तो भाई आपको अज्यूम करना है कि उसने साल के बीच में पैसा निकाला है, तो जो वो आईओडी देगा वो 6 मंथ्स का देगा। अब ये तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, वही मैंने वहां लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, when the amount of drawings made by a partner and the rate of interest on drawings is given, दोनों गिवन होने चाहिए क्वेश्चन में, but the time period of drawings is not given, then IOD will be calculated for a period of 6 months। यानी शुद्ध हिंदी भाषा में चिंटू ने कितना पैसा निकाला, 1 लाख।
पार्टनरशिप डीड में चिंटू और मिंटू की पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि आईओडी 10% देगा, पार्टनर दे रखा है। पर चिंटू ने पैसा निकाला कब? पैसा निकाला कब का मतलब जनवरी में निकाला, जून में निकाला, मई में निकाला, अक्टूबर में निकाला, नहीं गिवन। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि भाई चिंटू भाई ने पैसा साल के बीच में निकाला, तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट देगा फर्म को। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? 1 लाख इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। तो ये फंडा कब लगाना है? जब चिंटू की ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे रखा था, रेट भी दे रखा था, टाइम पीरियड नहीं था, तो 6 महीना। अब एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा किया कि बेटा चिंटू की ना ड्राइंग्स थी 2 लाख रुपए और वो उसने निकाला था 1 अक्टूबर को और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या होगा? तो उसने फटाफट पता क्या करा, उसने कहा सर 2 लाख इंटू सर 6/100 इंटू सर 6/12। लो सर आ गया आंसर 6,000 रुपए। भाई मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से सुन, मैंने बोला चिंटू ने 2 लाख रुपए निकाले, 1 अक्टूबर को निकाला, साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो आईओडी कितना देगा? तो पहली बात भाई चिंटू ने कितना निकाला दे रखा है, कब निकाला था? 1 अक्टूबर को, तो आपने 6 महीने भी ठीक कर दिया। मेरे भाई 6/100 लाया कहां से? मैंने तो रेट बोला ही नहीं है, तो 6% क्यों ले लिया तूने? तो बोला सर वो लिखा तो था एब्सेंस ऑफ डीड में वो 6%। तो भैया मेरे वो इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो जब आईओडी का रेट गिवन नहीं होता है तो याद करो वहां मैंने लिखवाया था नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इस केस में आईओडी निकलेगा ही नहीं। तो भाई वो वाला रूल तब लगाना है जब रेट और अमाउंट दोनों हो और फिर टाइम पीरियड ना हो, तो 6/12 करें। बात समझ में आ गई ना बच्चों? क्लियर होगी? वेरी गुड। देखो मैं आपको हर कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई टेंशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब एक चीज और, अब मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, एमसीक्यूज में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा, ए की ड्राइंग्स दे रखी है 50,000, आईओडी का रेट दे रखा है 10% और टाइम पीरियड भी दे रखा है कि ए ने पैसा 1 अक्टूबर 2024 को निकाला और साल 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। और मैंने बच्चों से पूछा कि भाई लोगों आप मुझे ये बता दो कि ए कितना आईओडी पे करेगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लेंगे सारे बच्चे प्यार से। ड्राइंग्स का अमाउंट है 50, रेट है 10%, पैसा निकाला 1 अक्टूबर को, तीनों फैक्टर्स क्वेश्चन में है, अमाउंट भी गिवन है, रेट भी, और आपकी बार कब निकाला वो भी गिवन है। और मुझे ये बता दो आईओडी क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, 5,000, 2,500, 3,000 और लॉस्ट है नन ऑफ दिस। तो एक बच्चे ने फटाफट से 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करी, सर 2500। मैंने बोला भाई कैसे? सर बड़ी सिंपल, 50,000 ए की ड्राइंग्स, रेट कितना 10%, तो रेट बच्चों 10%। सर उसने 1 अक्टूबर को निकाला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने सर। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई 6 महीने, तो लो सर आ तो गया 2,500। ठीक ठीक है ना भाई, बच्चा अपने हिसाब से कैलकुलेशन परफेक्ट कर रहा है, ओके। मैंने कहा भाई थम जा, ये गलत आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। उसने बोला नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, सिंपल है, 50,000 का 10% पूरे साल का 5 होता है, 6 महीने का है तो 2,500 हो गया ना सर। और मैंने कहा भाई मेरी बात को समझ, क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या रेट के आगे पर एनम लिखा है? देख लो यहां लिखा था, वहां नहीं लिखा है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, लिख रहा हूं आप लिख लेना बाद में। ये तो चीजें होती हैं भाई जो मार्क्स गवाती भी है और मार्क्स देती भी है। तो चीज क्या है बेटा, व्हेन पर एनम इज नॉट मेंशन्ड in front of rate, then time period is not applicable। ये आईओडी में भी लग सकता है, आईओसी में भी लग सकता है, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल अपन आईओडी की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, व्हेन पर एनम
इज नॉट मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ रेट, जैसे यहां नहीं लिखा हुआ था, देन टाइम पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल। तो फिर क्या करना था सर? फिर तो बच्चे बड़ी सिंपल सी बात होगी ना यार, सीधा सीधा 50,000 का 10% कर दो, आंसर 5,000 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो रेट 10% का दे रखा है ये है ही 6 महीने के लिए, तो इंटू 6/12 करने की जरूरत नहीं थी, तो करेक्ट आंसर 5,000 था। तो ये बेटा छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मैं सीधा एप्रोवेशन अकाउंट करवा देता क्वेश्चन आपको, तो ना आपको वो चारों केसेस समझ में आते, या फिर मैं क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग से बताता रहता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए मैंने सारे लॉजिक्स पहले क्लियर कर दिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई एवरीवन? कोई डाउट? वेरी गुड। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या सॉरी आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1 मिनट रुकिए आप। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप आप सबने तो लिख ही लिया होगा। अब आप क्वेश्चन, आप अपनी बुक का टीएस गरेवाल, बहुत बढ़िया बुक है सर, उसी को फॉलो करेंगे। नए एडिशन के हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लिखो। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, डोंट वरी। तो बच्चों सारे बच्चे निकालेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है, लास्ट ईयर का एडिशन भी है, तो उसमें भी मिल जाएगा। अमित एंड विजय करके क्वेश्चन है बेटा, तो पढ़ लो पहले एक बार आप क्वेश्चन, फिर मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन कहता है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। आपकी बुक में डेट अलग हो सकती है, वो अलग बात है। अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम were 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 10% का, अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ की, और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ की। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट्स को 3:2 के रेशियो में बांटना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March was 2,16,000. Interest on drawings charged were 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. Prepare P&L appropriation account. चलिए जी, क्वेश्चन तो सीधा सीधा बोलिए रहा आपके साथ में। तो भाई सबसे पहला काम बच्चों, ये जो 4 केसेस मैंने अभी आपके साथ सामने डिस्कस किए थे, तो पहले आपका सबसे पहला काम, बच्चे क्या करते हैं, अरे फटाफट से सर आईओसी सैलरी वगैरह डाल दे। अरे भाई थमो, आराम से, सिस्टमैटिक वाइज। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो नेट है, बिफोर आफ्टर वो तो नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा था नेट प्रॉफिट है 2,16,000, कोई बिफोर आफ्टर नहीं है, और कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी नहीं है, ना रेंट है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना मैनेजर्स कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो भैया इसका मतलब है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर आपको पूरा लिखना है बेटा, मैंने तो शॉर्टकट पे लिखा है, राइट, यू हैव टू राइट कंप्लीट। बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 216 डाला, ठीक है। अब तो क्या है, तो बहुत सिंपल है, जो भी एप्रोप्रिएशंस है, जो खर्चे पार्टनर्स के ऊपर किए हैं, पार्टनर की आईओसी है, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, अपन डेबिट में डालते हैं। दोनों पार्टनर्स को आईओसी देना है 10-10% का। अमित की कैपिटल है 2 लाख, उसका 10% 20,000, ऐसे लिखना है। विजय की कैपिटल 1.5 लाख, उसका 10% 15,000, टोटल आ गया 35। प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए बच्चों, सैलरी दोनों पार्टनर्स को मिल रही है, चलेगा, एक को भी मिल रही है तो एक का भी लिखेंगे। सैलरी शुड बी एनुअल, अगर पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर क्वार्टर है तो 4 से कर देना, वो क्वेश्चन में देख लेना। फिलहाल दोनों को पर मंथ मिल रही है, एक को 2,000, एक को 3,000, तो इंटू 12 किया 24, इंटू 12 किया 36, टोटल आ गया 60। कोई कमीशन नहीं है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। दोनों पार्टनर्स का आईओडी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, वो मैंने यहां डाल दिया, टोटल बाहर कर दिया, वेरी सिंपल है। अब इसको बैलेंस करते हैं, रेस्ट इज व्हाट, बैलेंसिंग। इधर का टोटल किया 2,20,700 आया, उसमें से 95,000 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर आ रही थी ये, तो ये मेरा कौन सा प्रॉफिट हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट,
यस, कौन सा हुआ बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये शॉर्ट में लिखा है, ट्रांसफर टू अमित और विजय। इस डिविजिबल प्रॉफिट को मैंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। आप सब बहुत ही समझदार बच्चे, मैं जानता हूं। तो 3:2 का मतलब क्या हुआ? दिस इंटू 3/5 अमित को मिला। 3/5 कैसे आया? रेशियो 3:2 है, तो दोनों का टोटल कितना हुआ बच्चों? 5। तो 5 का थर्ड हिस्सा अमित को मिलेगा, 5 का सेकंड हिस्सा विजय को मिलेगा। तो दिस इंटू 3/5 अमित के आगे लिख दो, दिस इंटू 2/5 विजय के आगे लिख दो। टोटल आ गया, बराबर कर दो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट? वेरी गुड। अब लेवल बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चों लेवल। अब क्वेश्चन उठाएंगे आपकी बुक का, यानी नई वाली बुक का 52 क्वेश्चन, और हमारी बुक में भी है बच्चों ये क्वेश्चन है, साजल एंड काजल कर है। नई बुक का 52 है, और जिनके पास अगर लास्ट ईयर का एडिशन है बच्चों तो 56 है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे 56 को, साजल एंड काजल वाला। जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराता जाऊंगा वो करते रहना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो मार्क करते रहना। अब 56 पढ़ते बेटा, नई बुक का 52। कहते साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन April 1st 2023। देयर कैपिटल्स वर, साजल की कैपिटल है 5 लाख और काजल की कैपिटल है 4 लाख। साजल की 5 लाख, काजल की 4 लाख। आगे चलते हैं। प्रिपेयर पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। सेकेंड पॉइंट को इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन इज 3 लाख। यानी वो कह रहे जी डीड में लिखा हुआ है कि काजल को पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्योंकि उसने 3 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 6% पर एनम चार्ज करना है। साजल की ड्रॉइंग्स 1 लाख है, काजल की 80,000 रुपए है बच्चों। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में 2 नए पॉइंट आ गए। प्रॉफिट्स बिफोर बोल रहा है, गिविंग इफेक्ट टू द अबव इज 7,02,600। अब मेरे प्यारे बच्चों, समझदार बच्चों, फिर से वही कहानी चेक करते हैं कि अपने को जो प्रॉफिट दे रखा है वो नेट है या नहीं है। मेन तो वो चेक करोगे ना भाई। तो अपन चेक कर रहे हैं कि अपने को जो प्रॉफिट दे रखा है वो नेट है, ग्रॉस है, क्या है, चेक करते हैं। सिर्फ क्या लिखा है? प्रॉफिट। क्या लिखा है? प्रॉफिट। तो यहां नहीं कि अगर अपन वो डिस्कस करें तो ये वाला पार्ट हो जाए, सिर्फ प्रॉफिट लिखा था। ठीक है जी, आपने बोला यस सर, परफेक्ट। तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा है। अब चेक करो, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है और बिफोर भी लिखा है, इसका मतलब है अब आपको चेक करना है कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स तो नहीं है। क्या चेक करोगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, या तो रेंट या मैनेजर्स कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बी पॉइंट को पढ़ो, डीड में लिखा हुआ है कि काजल को पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, और लोन का अमाउंट जो काजल ने फर्म को दिया वो था 3 लाख रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो, कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया, तो मैंने क्या रेट बोला था आपको? क्या बोला था? 6% पर एनम, एब्सेंस ऑफ डीड, कि इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू अ फर्म and rate of interest is not mentioned, then interest on loan will be charged at the rate of 6% per annum. तो इसका मतलब क्या हुआ कि काजल को 3 लाख के लोन के ऊपर फर्म की तरफ से 6% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये देखो जाए, 3 लाख का 6% हुआ 18,000, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दूसरी बात, सिर्फ क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। तो अब मुझे इसको नेट प्रॉफिट पे लाने के लिए इंटरेस्ट ऑन इसमें से माइनस कर देता हूं। तो पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यही कर दो। देखो, बाय पीएनएल अकाउंट 7,02,600 में से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा और 6,84,600 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। वही तो हमने इस केस में भी किया था। देखो,
राइट। तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा था, इसलिए मैंने फटाफट चेक कर लिया कि भाई ग्रॉस तो नहीं है, ग्रॉस था। फिर मैंने चेक करा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं था, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने वो फटाफट निकाला। कैसे निकाला? लोन का अमाउंट दे रखा था, तो एक बच्चे ने कहा सर आपने 6% क्यों निकाला? भाई एब्सेंस ऑफ डीड याद रख कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो तो कितना परसेंट होता है? 6%। पूरे साल का 18,000 था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो इसमें से माइनस करा, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया जी? बस अब आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में वो है 5%। उसकी कैपिटल है 5 लाख, उसकी 4 लाख, तो 5 लाख का 5%, 4 लाख का 5%, 25,000 और 20,000। ठीक है, सैलरी है नहीं, कमीशन है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे आते हैं। पहले साजल ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करा है, काजल ने 80,000 रुपए विड्रॉ करा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 6% पर एनम, मेंशन्ड है पर एनम। सो एक बच्चे ने कहा सर मैं निकालूं, मैं निकाल भाई। सर 1 लाख का 6% कर दो सर 6,000, और 80,000 का 6% कर दो सर 4,800। मैं कहा भाई फिर से गलती कर दी, ध्यान से पढ़ो मैंने क्या बोला था। वो देखो कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम पीरियड नहीं होगा तो 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। वही तो लग रहा है। रेट है कितना? 6% पर एनम लिखा है उसके आगे, अमाउंट भी गिवन है पर टाइम पीरियड नहीं है कि पार्टनर्स ने पैसा कब निकाला, तो 6/12 करना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैंने वही किया, देखो 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, 3,000। 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 2,400। टोटल आ गया 5,400। देख रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब लास्ट पॉइंट कहता है ट्रांसफर 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। अमाउंट कैसे निकालें? उसने बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, नेट नहीं बोला, डिविजिबल। तो डिविजिबल कैसे निकालते हैं बच्चों? इधर का टोटल किया, वो ये आया, उसमें से सिर्फ एक यही एप्रोप्रिएशन था उससे पहले 45, वो माइनस करा, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 6,45,000। अभी लिखना मत इसको, इसका 10% पहले निकाला और ट्रांसफर टू रिजर्व में डाल दिया। दोबारा समझाओ, 10% ऑफ द डिविजिबल बोला। डिविजिबल कैसे निकालते हैं? इधर के टोटल में से यहां का माइनस करते हैं, यहां का टोटल किया 6,90,000 आया, उसमें से सिर्फ एक ही तो एप्रोप्रिएशन था आईओसी 45, वो माइनस करा, डिविजिबल आ गया। इसका 10% निकाला, ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया। रेस्ट वेरी सिंपल। अब दोबारा से अपना फाइनल नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालो और रेशियो में बांट दो। कैसे? पूरे टोटल में से सारा माइनस करो, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, रेशियो आपको दे रखी है, उस रेशियो में इसको बांट देना, क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही करना है, चेक करना है, प्रॉफिट नेट है, ग्रॉस है, आफ्टर है, बिफोर है, इसलिए मैंने आपको वो चारों केसेस समझाए थे। ठीक है बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये एप्रोप्रिएशन का अकाउंट और वो सारा क्वेश्चंस मैंने जो कराए वो समझ में आ गए होंगे। रेस्ट अब आपको होगा कि बेटा जो भी एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे और एक तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आपके डाउट्स भी ले लेंगे। तो तब तक आप थोड़े से एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय।